सर आप कश्मीर का सोचते हो, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण के लिए लड़ा जा रहा है। एक मराठा समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है। आप वहां की बात करते हो, लेकिन यहाँ उन्हें न्याय नहीं देते हो। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप जिस तरह बता रहे कि राजनीतिक पक्ष जो है अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जैसा आप बोल रहे कि बीजेपी पक्ष जो है संविधान में कुछ ऐसे कानून लाना चाहता है, उसको बदलना नहीं चाहता है, लेकिन ये कहाँ तक के उचित है कि आप जैसे राजनीतिक पार्टियां आपके फायदे के लिए संविधान में कानूनों में बदलाव लाए? ये उचित है सर? देखो, यानी ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पे, उनके कानून पे जो है उंगली उठाई जा रही है, उनके धज्जियां उड़ाई जा रही है। नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच आप देख सकते हैं बीजेपी पार्टी के भूसावल शहर अध्यक्ष युवराज लोनारी हमारे बीच में मौजूद है और हमारे विधानसभा 2024 महासंग्राम का हिस्सा बने। सर, सबसे पहले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है और आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे और आपने हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आने वाले अभी विधानसभा इलेक्शन पर किस तरह का विश्लेषण करना चाहेंगे? किस तरह से आपका पक्ष जो काम करेगा? मैं भूसावल विधानसभा के बारे में पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि भाजपा के जो भी पदाधिकारी है, लोक प्रतिनिधि है, जो भी कार्यकर्ता है, कोई चुनाव लगा जब भी काम करेंगे या जब भी संगठन करेंगे या जब भी कोई प्रयत्न करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। हमारा 5 साल संगठन मजबूत है, 5 साल हम संगठन का काम करते रहते हैं। इस तरीके से हम भूसावल के अंदर, भूसावल विधानसभा मतदार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो बहुत भारी बहुमत से चुन के आएगा, उसके बारे में कोई शंका नहीं। सर, मैं आपको एक शायर ने खूब अच्छा कहा है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। ये शेर बोलने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आज आपका पक्ष कहीं ना कहीं एक जिसे बोला जाएगा जातिवाद, वो करते हुए नजर आता है। क्या बोलेंगे आप उस पर? देखो, ये अपना अपना नजरिया है, ये सबकी आइडियोलॉजी है। अगर कोई सलाम वालेकुम बोलता है तो वो भी अच्छी बात है, वही बात कोई जय श्री राम बोलता है वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई जय भीम बोलता है वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर अपन उसको जातीय एंगल से देखेंगे या धार्मिक एंगल से देखेंगे तो कभी कभी बुरा लगता है। अभी एक सादा उदाहरण है, मनमोहन सिंह जी के टाइम इफ्तार पार्टी रखी गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हुए थे। जब किसी ने कुछ भी उसके ऊपर बवाल नहीं हुआ, कुछ भी कोई हुए थे। लेकिन आज मोदी जी गणेश उत्सव के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के घर जाते हैं तो उसको जातीय एंगल से देखे जाता, धार्मिक एंगल से देखे जाता। तो सबसे पहले अपना अपना नजरिया बदलने का वक्त आ गया है। और मैं तो यही मानने वाला हूँ कि ये देश सब जाति धर्म का है और ये देश बनाने में सब जाति धर्म के लोगों का उसके अंदर सहयोग है। और सब जन आप यहीं पे जन्म है, यहाँ पे मर जाना है, तो प्यार मोहब्बत तो सब जाति धर्म के लोगों के अंदर कायम रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। सर, अभी जो है विधानसभा चुनाव काफी करीब है, ये मेरे नहीं जनता के नागरिकों के सवाल है। मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे 2019 में आपके गठबंधन की सरकार थी, उसका मैनिफेस्टो क्या कहता है, आपके वादे क्या थे, आप उसके बारे में कहिए। देखो, 2019 के अंदर भाजपा और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ, ऐसी युति थी। युति के माध्यम से अनेक दावे किए गए थे, या किसानों के संदर्भ में होगा या कोई भी बेरोजगारी के बारे में, तो उसके लिए प्रयास जारी है। और सरकार अगर पिछले 5 साल में भी फडणवीस जी के नेतृत्व में रहती तो जो मैनिफेस्टो के अंदर जो भी बातें थी वो 101% पूरी होती थी। क्योंकि पहले 2.5 साल हमारे पास सत्ता नहीं थी, फिर बाद में के 2.5 साल में हम सत्ता का हिस्सा बने हुए हैं। तो इसके लिए भाजपा पार्टी के हिसाब से अगर देखे जाएंगे तो हमने जो जो बातें बोली है वो करने के लिए प्रयास आज भी जारी है। आप देख रहे होंगे कि
जो विद्यमान सरकार है हमारी महायुति की, वो इतने अभूतपूर्व निर्णय ले रही है कि उसके अंदर महाराष्ट्र के हर घटक, कोई भी जात धर्म, इसके आगे की सोच रख के हर के लिए कुछ न कुछ करने का जो प्रयास है वो निरंतर जारी है। सर किस तरह का प्रयास, आप खुलकर बताएं किस तरह का प्रयास चल रहा है? देखो, किसानों के लिए चालू है, जो विद्यार्थी कितने सर आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के प्रयास आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। देखो, आंदोलन करना और प्रयास करना ये दो अलग अलग बातें है। विरोधी पक्ष है वो अगर कल के दिन किसानों के कोई भी चीज के लिए भाव देती है और उसका परिणाम अगर मार्केट में होता है तो झट से मार्केट के अंदर, जैसे कांदा, अगर बोल दिए कांदा सस्ता हो गया तो शेतकरी के ऊपर अन्याय हो जाता, वो आंदोलन हो जाता। वही कांदा अगर मार्केट के अंदर ज्यादा रेट से बेचे जा रहा तो भी जनता को वह रुलाया जा रहा है, इतना महंगा है उतना महंगा है, महंगाई के ऊपर आंदोलन होते। तो आंदोलन करना और प्रयास करना ये दो अलग अलग बातें। हम प्रयास करते हैं, आंदोलन करना विरोधी पक्षों का काम है और वो करते रहेंगे। लेकिन जमीन लेवल के ऊपर अगर सोचेंगे तो हर बात के लिए सरकार रहे किसकी भी रहो, उनको एक लिमिटेशन रहती है। अब जैसे कांदा निर्यात पिछले टाइम उसके ऊपर बंदी की थी, तो वो करने के पीछे का भी मकसद यही था कि देश के अंदर देखो, पकाने वाले हजार होंगे, खाने वाले लाखों है। हजार लोगों को खुश करने के लिए लाखों लोग नाराज हो जाते। ऐसे वक्त में सरकार कुछ न कुछ कड़ू निर्णय किसी एक का लेना उनको भाग है। लेकिन सर अभी आपके पक्ष से जो भुसावल तालुके की जनता नाराज है, नाराजगी के कारण बताइए। सर काम नहीं हो रहे ना, जैसे आपने शिक्षा पर क्या किया, आपने बेरोजगारी पर क्या किया। हमारे भुसावल शहर में किन्नी एमआईडीसी इतनी बड़ी होने के बाद वहां पर किसी भी तरह की बड़ी कंपनी नहीं आई, आपके विधायक ने उसके लिए क्या किया? देखो, 2014 के बाद वहां पे कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। उसके पहले सुविधा देने का प्रयास था, वो दिए गई। आज बिजली, पानी, सड़कें और जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण। ये चारों चीजों के ऊपर आमदार महोदय का ध्यान है और वो उनके निरंतर प्रयत्न से या प्रयासों से वहां पे आज एमआईडीसी के अंदर तुम इसके पहले का चित्र और आज का चित्र अगर देखेंगे तो बहुत बदलाव है और बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ रही, लेकिन उसके लिए भी प्रयास जारी है। सर आप शिक्षा पर क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि नगर पालिका की बहुत सी ऐसी पालिका की स्कूल हैं जिस पर काम नहीं किया गया। मीडियम क्लास जो होता है वो नगर पालिका में अपने बच्चे को जो पढ़ाता है, लेकिन वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो प्राइवेट स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ा सके। आपने शिक्षा पर क्या किया? नगर पालिका पिछले 5 साल में हमारे पास सत्ता थी, हमने डीएस स्कूल को जो बचाने की कोशिश कि आज रोज वहाँ पे कोई विद्यार्थी नहीं थे तो विद्यार्थी बढ़ाने का प्रयास किया। और ये बात भी लोगों के दिमाग से निकालना चाहिए कि हम उठे, हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हुए कि हमारे को होना इंग्लिश मीडियम, हमको होना बड़े बड़े स्कूल। पहले के टाइम अपन नगर पालिका स्कूल में जाते थे तो हरी भरी थी, आज वहाँ पे बच्चे ही नहीं तो कोई इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता। सर वैसे सुविधाएं नहीं है ना सर, सब सुविधा आप ये दो पहलू है, सुविधा का प्रावधान आप ला सकते हो। ये दो पहलू है। अगर विद्यार्थी है तो कोई भी सुख सुविधा देना भाग है, उनको करना जरूरी है, लेकिन आज रोज वहाँ पे बच्चे ही नहीं रहते। अब हमारे श्रीनगर के अंदर जो स्कूल है 29 नंबर की, 5वीं से लेकर 6वीं 7वीं तक 25 बच्चे सिर्फ। लेकिन फिर भी तुम्हारा कहना बरोबर है, शिक्षा के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। और आने वाले नगर पालिका के बाद हम भुसावल नगर पालिका के माध्यम से जो भी नगर पालिका के स्कूल या शाला है उसके ऊपर ध्यान देंगे। सर आप ये बताइए कि 2014 में जो फडणवीस की सरकार थी, 14 में उसके बावजूद भी जो एमआईडीसी को आप डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि बेरोजगारी से अभी भुसावल शहर जूझ रहा है। ये मेरे लिए नागरिकों के प्रश्न है। और हमारे जो आमदार है तकरीबन 15 साल से, वो चाहे पहले के टर्म में राष्ट्रवादी से हो, लेकिन 10 साल से जो है बीजेपी पक्ष के आमदार है, तो उनका कार्य ऐसा होना चाहिए था, उन्हें किसी भी तरह का पक्षपात ना करते हुए एमआईडीसी डेवलप करना चाहिए था। आप उस पर क्या बोलेंगे? देखो, भुसावल एमआईडीसी का 2014 के पहले और बाद में मैं पहले कहा कि उस वक्त पे क्यों नहीं आते थे और अभी क्यों आ रहे, इसका अगर अपन विश्लेषण करेंगे तो तुम एनालिसिस करेंगे तो अपन समझ में आ जाएगा
कि कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। अभी सुविधाएं दे रहे हैं तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद में भी भुसावल शहर का नाम गुनहगारी की वजह से बदनाम होते जा रहे हैं। और कोई भी अच्छा इंसान, अगर आप भी अगर एक आध घर लेना चाहते हैं किस कोई एरिया में, तो अपन एरिया की पहले छानबीन करते कि कोई अच्छा है, आजू बाजू में कौन है, कैसा है, फिर बाद में अपन वहां पे रहने जाते। तो जहां लोग करोड़ों रुपए की लागत लगाएंगे और वहां पे उनके आंखों के सामने ये मर्डर, चाकू, चोरे, बंदूका दिखेंगी, तो हर एक की मानसिकता अपन बदला नहीं सकते। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारा प्रयास निरंतर जारी है और आने वाले वक्त पे भुसावल एमआईडीसी के अंदर, खड़का एमआईडीसी के अंदर तुमको अच्छे प्रकल्प दिखेंगे। यहाँ पे क्या है, हर बात डिक्लेयर करके कुछ नहीं होता। क्या अगर यहाँ पे कुछ करने जाओ और उसके पहले अगर कुछ बताएंगे ना, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा अड़थड़ा निर्माण होता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है, तुम्हारी बातों पे दम है कि यहाँ पे आना चाहिए, बेरोजगारों को, युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, और उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। सर, आप बढ़ती जो है भुसावल तालुके में गुनहगारी को लेकर क्या बोलना चाहिए? इस पर भी आपका पक्ष काम करना चाहिए। मैं यही बताऊंगा, जो नौजवान बच्चे हैं उन्होंने जो भी काम होगा, जो भी रोजगार होगा, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। न कि ऐसे गुंडे, मवाली या बदमाश लोग होंगे उनके नाम में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अंत खराब है। और अपने शहर का और अपने कुटुंब का और अपने जाति धर्म का सबका ही अपमान है इसके अंदर। आज भुसावल की तरफ देखने का जो नजरिया है, भले भुसावल के अंदर 95% लोग अच्छे हैं, 5% लोग 2-4 खराब हो गए, लेकिन वो 5% लोगों की वजह से इतने पूरे भुसावल का शहर नाम खराब होते जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि गुनहगारी कम होना चाहिए। यहाँ पे जो भी पुलिस प्रशासन है, उन्होंने इसके बारे में कुछ भी दबाव सहन न करते हुए निष्पक्षपणे जो भी गुनहगार होगा उसको कायदे के हिसाब से बराबर काम करना चाहिए। सर, आप ये बताइए, अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और आपका पक्ष बोलो या किसी भी राजनीतिक पार्टी बोलो, वो पार्टियां इलेक्शन जब आते हैं तो वादे करते हैं और वादे इलेक्शन हो जाने के बाद वो वादे पर खरे नहीं उतरते। आप भी कई 15 सालों से वादे कर रहे हैं और आप भी जो है जनता के जो काम होते हैं उन पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। उनकी समस्या, उनकी जो है होने वाली असुविधा, जैसा आप बस स्टैंड है, काफी सालों से वो मामला जो है चल रहा है, लेकिन आमदार साहब उस मामले को, जहाँ तक इतना सा वहां पर बरसात में पानी भर जाता है, वहां पर कंक्रीटीकरण होना चाहिए। आमदार साहब एक छोटा सा काम नहीं करवा पा रहे। क्यों असमर्थ हो पा रहे? क्यों उनसे वो इतना छोटा सा काम हो नहीं पा रहा है? और अगर वो नहीं करवा पा रहे तो उन्होंने सामने आकर जो मीडिया के सामने बोलना चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, बस स्टैंड का जो विषय है उसके बारे में ये सोच लो कि वो बस स्टैंड के लिए आने जाने के लिए जो रास्ते है वो बहुत ही अड़चन वाले रास्ते हैं। तुम देखोगे शिवाजी नगर से एसटी आती है या बस टेम्पो में जाती है, तो यातायात पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए अपन बस स्टैंड ये हाईवे पे लेके जाने वाले थे और उसके लिए जगह भी रिजर्व हुई थी, वहां का कंपाउंड भी मंजूर हुआ था। लेकिन सर, काफी सालों से मामला चल रहा है ना। सुनो तो सर, फिर उसके बाद में ये अपना 6 वे का, पहले 4 वे आया, 4 वे के बाद में 6 वे आया। 6 वे के अंदर जो अपनी बस स्टैंड की जो जगह थी उसमें से कई जगह और रोड के अंदर चली गई, और फिर अपने को जो बड़ा बस स्टैंड करने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह नहीं होने की वजह से अपन वो वहाँ पे डेवलप नहीं कर पाए। वहाँ डेवलप करना था, इसके लिए यहाँ पे डेवलप किया नहीं। लेकिन वहाँ पे आज बुरूम डाले गया है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर वहाँ पे कंक्रीटीकरण आमदार साहब ने मंजूर किया है। मेरी उनकी ये बारे में खुद बातचीत हुई है और आने वाले समय के अंदर वहाँ पे यही बस स्टैंड को कुछ अच्छे तरीके से किया जाएगा। और उसके अंदर एक थोड़ी दूर से ऐसी हो रही है कि जो बड़ी बड़ी ज़्यादा दूर तक जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, लोकल गाड़ियाँ यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे लांब पल्लेची गाड़ी बनता जो मराठी में, वैसे बड़ी बड़ी जो ज़्यादा दूर तक जाने वाली गाड़ी अपन हाईवे से वहाँ पे छोटा बस स्टैंड करके वहाँ से लेके जाने के प्रयास चल रहे हैं। सर, आज के रोज जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के जो कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और डेपो इंचार्ज को जो है निवेदन भी दिया गया कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर। तो उसमें उन्होंने उनकी मांगे थी कि जो बस अभी तक के कई सालों से नई बस महामंडल की नई बस जो है आमदार साहब ने यहाँ पे मुहैया नहीं करवाई। आप उस पर क्या बोलना चाहते हैं? एसटी महामंडल या अलग महामंडल है और वो उनका खुद का अलग कारोबार रहता है। आमदार साहब
मांगनी कर सकते, लेकिन बस बस के अंदर पूरे महाराष्ट्र का वो मास्टर लेवल का विषय है कि कितनी बस लाना चाहिए, कौन से बस डिपो को कितनी बस देना चाहिए, ये महामंडल ठहराती है और महामंडल स्वायत्त है। तो उसके लिए आमदार साहब ने मांगनी किया भी होंगी तो भी आई नहीं होंगी, लेकिन आने वाले समय में महामंडल को समझता ना, यहाँ पे तो अभी बस की कमतरता है, ऐसी कोई विषय नहीं है ना, बस तो ज्यादा है ही ना। और अगर कुछ किधर कम गिरती भी है तो इधर उधर वो डेपो से भूसाल के अंदर आ जाती है। अभी पिछले टाइम कौन सा कार्यकर्ता तो उसके लिए दूसरी तरफ से आई थी बस। बिल्कुल सर, लोकसभा इलेक्शन में देखा गया कि आपका एक नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन आप जो है 400 पार नहीं कर पाए, कुछ सीटों पर ही समझ गए। क्या बोलना चाहेंगे, इसमें आपकी क्या कमी रही? देखो, बीजेपी का जो प्रवास है, राजकीय प्रवास, वो 2 सीटों से शुरुआत होती है। 1984 में सिर्फ 2 थी, 2 से 303 और 303 से 240। राजकारण के अंदर चढ़ उतार चालू रहते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो हमारे अपेक्षा अनुसार नहीं आए, देश के अंदर बोलो या महाराष्ट्र के अंदर बोलो। 400 पार का नारा देने की वजह से भी अनेक अफवाहों को विरोधक बोल पड़े। उन्होंने सबसे पहले तो 400 पार का नारा लगाने का कारण विरोधकों ने ऐसा बताया कि भाई इनको संविधान बदलाना है। इसकी वजह से जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा जो भी वर्ग होगा, जो भाजपा को मतदान करते आ रहा था, वो थोड़े से नाराज हो गए अफवाहों की वजह से। सुनो मेरी बात, कभी कभी कोई बात का कहने का मतलब और अपना सुनने का मतलब ये अलग अलग रहता है। कोई बोलेगा कि ये बोतल आधी खाली है, कोई बोलेगा आधी भरेली है। तो ये अपन अपने अपने नजरिया से देखते हैं और अपने नजरिए से वो स्टेटमेंट का अर्थ काटते हैं। भाजपा का कोई भी नेता संविधान बदलाएंगे ऐसा किसी ने कहा नहीं है। संविधान के अंदर कुछ दुरुस्ती करना और संविधान बदलाना ये 2 चीजें अलग अलग है। और भाजपा ने आज तक संविधान का आधार रखते हुए सिर्फ 4 बार उसके अंदर दुरुस्ती की है, रद्द नहीं किया कोई कायदे। और जो कायदे के अंदर जैसे मैं वो जनरेशन से लेकर तो आज के जनरेशन के अंदर जो बदलाव है, वो बदलाव के हिसाब से अगर कुछ चीजें करना चाहिए तो उसके अंदर 4 जगह अगर दुरुस्ती भी की होंगी देश के भलाई के लिए, तो उसको संविधान बदलाना नहीं कहता। इसके बावजूद कांग्रेस ने 70 से 80 बार खुद के पक्ष के लिए, खुद के परिवार के लिए बदलाव किए गए। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप जिस तरह बता रहे कि राजनीतिक पक्ष जो है अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जैसा आप बोल रहे कि बीजेपी पक्ष जो है संविधान में कुछ ऐसे कानून लाना चाहता है, उसको बदलना नहीं चाहता है, लेकिन ये कहाँ तक के उचित है कि आप जैसे राजनीतिक पार्टियां आपके फायदे के लिए संविधान में कानूनों में बदलाव लाए, ये उचित है सर? देखो, यानी ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पे, उनके कानून पे जो है उंगली उठाई जा रही, उनके धज्जियां उड़ाई जा रही। भाजपा का आज तक का तुम प्रवास दिखेंगे, मुझे एक उदाहरण दीजिए कि वो वैयक्तिक फायदे के लिए संविधान के अंदर बदलाव किया गया है। सर अभी आपने कहा क्या कि हम हमारे राजनीतिक फायदे के लिए बदलाव कर सकते हैं। राजनीति के लिए, देश के फायदे के लिए बोल रहा मैं, नहीं राजनीतिक नहीं बोल रहा। तुम आपने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया है, उन्होंने किया, उन्होंने खुद का परिवार बचाने के लिए, उन्होंने आने वाने जैसा किए देश के अंदर करेला है। बीजेपी तो कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने 4 बार दुरुस्ती की है, तो वो भी सीए, एनआरसी रो या फिर वो 370 कलम रो, इसके बारे में दिया। 370 कलम, जो कश्मीर है वो हमारा है, वो हमारे देश का अंग है। वो कश्मीर के अंदर झंडा, तिरंगा झंडा नहीं था, कश्मीर का अलग झंडा था। एक देश के अंदर दो अलग अलग कायदे कैसे चल सकते? वहां पे मागासवर्गीय सीट रिजर्वेशन में नहीं थी, किसी को नौकरी के लिए कोई ये नहीं थी, कोई बाहर का व्यक्ति वहां जमीन नहीं ले पाता था। ये देश तो सबका है। महाराष्ट्र का आदमी उत्तर प्रदेश में भी जाके रह सकता या जमीन ले सकता, कारोबार कर सकता। फिर कश्मीर के लिए अलग स्वायत्ता देने का कोई मतलब नहीं। अगर उसके लिए कुछ दुरुस्ती की होंगी तो अच्छी बात है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखते समय ये देश का सार्वभौमत एक जैसा रहना चाहिए, एक देश और एक कायदा रहना चाहिए,
ये बोल रहा है, वो एक प्रतिनिधि भी कर रही है। तो ये संविधान बदलाने का और कायदे के अंदर ये 317 इसका कहाँ मेल खाता है? ये बात तो सही है सर, कांग्रेस पार्टी अगर उसमें बदलाव करती है तो उनके फायदे के लिए करती है, और अगर आप करते तो आप आपके फायदे के लिए करते। आप कैसा बोलना है? यस, बराबर है। आप बताइए एक आध उदाहरण कि बीजेपी ने खुद के राजनीतिक फायदे के लिए संविधान के अंदर बदल किया है। एक आध उदाहरण आप दीजिए तो मैं इसके ऊपर आपको टिप्पणी देता हूँ। सर 370 से किसका फायदा हुआ? नुकसान किसका? अपने देश का हो रहा था। 370 कलम से वो आके मागासवर्गीयों को आज प्रतिनिधित्व करने का चांस मिला, वो बड़ी बात नहीं है। सारे देश के अंदर दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जमाती सबके लिए रिजर्वेशन है राजकीय, जैसे महाराष्ट्र के अंदर है, अपने भूसावल के अंदर है। वहां जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक नहीं था, आज मिल रहा है। सर आप कश्मीर का सोचते हो, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण के लिए लड़ा जा रहा है। एक मराठा समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है। आप वहां की बात करते हो, लेकिन यहाँ क्यों न्याय नहीं देते हो? मराठा समाज सबसे बड़ा समाज है, और वो समाज के अंदर भी बहुत से गरीब लोग हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और आरक्षण सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया होगा तो फडणवीस जी ने किया है। उन्होंने 10% आरक्षण स्पेशली मराठा समाज के लिए दिया गया था, कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी टिका गया है। लेकिन बाद में जो सत्ता आई, जो सरकारें आई, वो अपनी बाजू मजबूत से मान नहीं पाई, और सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए प्रश्न चिन्ह निर्माण किए गए। लेकिन आज भी बीजेपी मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए यही पक्ष में है। लेकिन आज दुर्दैव से उसके ऊपर भी राजनीति की जा रही है। सर फिर क्यों इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं? देखो, आंदोलन करना ये विरोधियों का काम है, या अपनी मांगने के लिए आंदोलन करना ये लोकशाही के अंदर सबका अधिकार है। तो कोई आंदोलन करता होगा तो अच्छी बात है, वो उसका पक्ष मान रहा है, लेकिन सरकार उसका पक्ष मानेगी। एक तरफ ओबीसी का जो आरक्षण है वो उसके अंदर अगर मराठा समाज उस पे से मांगता है तो मराठा ओबीसी लोग नाराज हो जा रहे। आज जितने मराठा है उससे ज्यादा ओबीसी है। तो ऐसे टाइम पे सरकार को सब विचार करके ही निर्णय लेना पड़ेगा कि एक तरफ ओबीसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने लगता और मराठा समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। वो हिसाब से ही जल्दी उसके बारे में कुछ न कुछ बहुत अच्छे निर्णय हमारे युति सरकार की तरफ से आपको देखने को मिले। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या आह्वान करना चाहेंगे? अगर जनता को मैं यही कहूंगा, और यहाँ के सबसे जो नौजवानों को, कि अपन अपने जो काम है, जो अपना घर है, अपना जो कुटुंब है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। गुनहगारी या जो भी ऐसे अपराधी लोग होंगे उनके नाम में मत लगो। अपने काम में से काम करो, और बेरोजगार भटकने से कुछ नहीं होगा, मिलेगा वो काम करो, और अपने कुटुंब को खुश रखो। अपने भूसावल का नाम अच्छा रहना चाहिए। दूसरा, भूसावल के लोगों को लिए मैं यही कहूँगा, भूसावल के लोग सब अच्छे हैं, तो उनसे अच्छी अपेक्षा है और वो अच्छा ही करते आ रहे हैं। आने वाले समय में उनका आशीर्वाद हमें मिले, यही मैं उनसे अपेक्षा करूँगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच में थे भूसावल बीजेपी पार्टी के शहर अध्यक्ष युवराज बोल लोनारी, जिन्होंने काफी अच्छी मालूमात भी दी, और काफी मैं कहता हूँ कि 3 दशकों से जो है अपने राजनीतिक जो है कैरियर में जो है वो कार्यरत है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN न्यूज 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी दिव्या कांबले देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app and आपके never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN न्यूज 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।